नमस्कार बसंत जी। आर टीवी में आज आपको सभी की स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संतोष वर्मा जी से। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में बसे एक वरिष्ठ कलाकार, जिनकी अमूर्त कला में, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में अपनी ही एक परिभाषा है, अपनी ही एक संवाद है एंड अपने खुद के एक्सप्रेशंस है। आज उनसे बात करके जानेंगे उनके सोच, उनके विचार, उनके मौल्य, उनके एक्सप्रेशन, उनके विजुअल लैंग्वेज के बारे में। संतोष वर्मा जी, अ वार्म वेलकम। स्वागत है आर टीवी में। नमस्कार। आपके कलाकृति बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, इट्स वेरी ब्रिलियंट आर्ट वर्क्स। अमूर्त कला की एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है उसकी, एक अपनी खुद की एक पहचान है। जानना चाहेंगे बहुत कुछ आपकी कलाकृति के बारे में, बट कुछ भी जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी अब तक की कला सफर कैसी रही, अब तक की पाथ ट्रैवल कैसी रही, आपकी इंटरेस्ट, रुझान कैसी हुई, उसके बाद कैसे बढ़ती गई सफर, और आज आप जो है मुकाम, आज जिस मुकाम पे हैं, तो कैसे रही जर्नी अभी तक की। हाँ बसंत जी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मेरी जो शिक्षा है, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री फाइन आर्ट्स में किया। हम्म। लेकिन मेरी कला की जो सफर है, मुझे लगता बहुत पहले बचपन से ही शुरू होगी। मेरे ख्याल से 6-7 साल का रहा होऊंगा मैं। और उस समय कला कह के ऐसा तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जो अब मैं याद करता हूँ कि मेरे जो रुझान थे वो हम्म। किस तरह से कला की तरफ थे। जैसे कि कोई भी चीज बनना, कोई चीज चीज आकार लेना, ये मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता था। जैसे हम्म। आ, कुम्हार बर्तन, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो मैं अपने खेलों से ज्यादा उसे देखना ज्यादा पसंद करता था। या यूं कहें कि जैसे कोई लोहार कोई औजार बना रहा है, तो मैं वहां बैठा रहता था, किस तरह से वो मेटल को पिघला करके फिर उसको पीट करके एक आकार दे रहा है। हम्म। तो बनस्पत कि मैं कहीं और जाके खेलूं, मुझे वो देखना कहीं ज्यादा अच्छा लगता था। और या जैसे कोई पौधा घर के पीछे माँ जो है सब्जियों के लिए बीज वगैरह डालती थी, तो जो पौधे बड़े होते थे तो मैं रोज जाके देखता था कि कितने बड़े हो रहे हैं, और मैं उनको छूता भी था। तो मुझे लगता है कि मेरी कला की शुरुआत और वहीं से हो गई। और बाद में चल करके जो थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैं देखा कि दीवालों पे, हमारे क्षेत्र में, ईस्टर्न यूपी में दीवालों पे भी चित्र बनाने के अलग एक कारीगर, उनको कारीगर कहते थे, आर्टिस्ट तो नहीं, कारीगर कहते थे। तो उनको कारीगर आते थे, जब वो बनाते थे तो मैं वो देखा करता था। इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता था, बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि कोई बना के कैसे आकार दे रहा है, रंग लगा रहा है, और जो आकार है वो भी मेरे जाने पहचाने ही प्रकृति के हैं, जिन्हें मैं देखा करता था। मछली, चिड़िया, आदमी, औरत, सिपाही, कुछ इस तरह से बनाते थे दीवारों पे। हम्म। और इस तरह से मैं अपने जीवन में दिनचर्या के साथ उन्हीं चीजों के साथ बड़ा होता गया। उसके बाद मैंने देखा कि शादी ब्याह में रिचुअल भी होते हैं, रिचुअल में भी कुछ चित्र बनाते हैं। हम्म। और तो थोड़ा और बड़ा हो गया था तो मैं भी बनाने लगा, और लोग बहुत पसंद करने लगे और मुझे बुलाने लगे। जब भी कोई अच्छा। रिचुअल होता था, कोई पूजा पाठ होता था, तो कुछ भी बनाने के लिए वो मुझे बुलाते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। इस तरह से आगे चल करके मैं जब बनारस में हमारे समय में, आप समझिए कि वो 60-70 का दौर है, 65-70 का जो दौर है, उस समय हम्म। सिनेमा के पोस्टर बनाने के लिए मुंबई से अ, कलाकार आते थे और बड़े बड़े बैनर बनाते थे, पोस्टर बनाते थे सिनेमा के।
तो हम्म। उन्हें देखना बहुत अच्छा लगने लगा, और बड़ा हो गया था जब मैं। और इस तरह से फिर मैं घंटों देखा करता था। और फिर लोकल जो आर्टिस्ट बनारस के थे, उनसे मिलना जुलना हुआ, फिर उनसे कला के बारे में बातें होने लगी। उन्हीं में से किसी चित्रकार ने मुझसे कहा कि तुम्हें तो आर्ट कॉलेज जाना चाहिए। उस समय आर्ट कॉलेज भी मैं नहीं जानता था कि हम्म। हमारे ही शहर में आर्ट कॉलेज है, और मैं नहीं जानता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आर्ट कॉलेज है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरी आर्ट कॉलेज तक का सफर रहा। और उसके बाद तो फिर जैसे एकेडमिक एजुकेशन होती है, हम्म। हमारे भी रहे, बहुत अच्छा था। और टीचर बहुत ही अच्छे मिले मुझे। के एस कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट, एपी गजर, ये लोग मेरे टीचर थे। दीपक हम्म। बनर्जी। क्या बात तो है। काफी कुछ इन लोगों से सीखने को मिला। जैसे सबकी एजुकेशन होती है एकेडमिक, वैसे हमारी भी हुई। और वहां से मास्टर करने के बाद फिर मैं दिल्ली चला आया, क्योंकि बनारस में मुझे लगा कि शायद मैं अपने कला को उस तरह से नहीं निखार पाऊंगा, लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ कोई गैलरी या कोई ऐसा तो था नहीं। बनारस में बहुत सारे लोग जो बनारस में रह जाते थे, वो ज्यादातर या तो टीचिंग के लिए ट्राई करते थे, या वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी है, तो साड़ियों हम्म। की डिजाइन बनाने लगते थे। लेकिन मुझे पेंट करना था, तो मैंने दिल्ली का रुख किया। और आज करीब 35 साल से ज्यादा हो रहे हैं दिल्ली में हम्म। करते हम्म। हुए। क्या बात है। आपके अब तक की सफर बड़ी इंटरेस्टिंग रही। संतोष जी, आपने एक बात बताया कि आर्ट में रुचि या रुझान आपको बचपन में वो चित्र, दीवारों पे चित्र, या कुंभार जो मटका बनाता है, फॉर्म्स बनाता है, जो आकार घड़ता है, वहीं से शुरू हो गई थी। आर्ट कॉलेज में आना तो बाद में हो गया एक फॉर्मली, बट उससे जी। पहले ही इनफॉर्मली आर्ट की एक आर्ट के लिए जो ऑब्जर्वेशन चाहिए वो तो शुरू हो चुकी थी। आपने अपना मास्टर्स किया। आज मैं आपकी आर्ट फॉर्म्स देखता हूं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में वो एक रूटीन एब्स्ट्रैक्शन से परे है, क्योंकि आपकी आर्टवर्क में एक बच्चे की जो फॉर्म्स है, एक यूजुअली एक 2 से लेकर 6 साल के बच्चे जो फॉर्म्स बनाते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक परमावधि है। वो जितने ईमानदारी से, जितने मासूमियत से, जितने पवित्रता से एक फॉर्म्स आर्ट बना सकते हैं, हम उतने नहीं जा सकते। लेकिन आपकी आर्ट फॉर्म्स में उस उम्र की जो क्या बोलते हैं, उसकी मासूमियत है, वो आप बरकरार रख पाए उसको, या उसको लाने की प्रयास कर पाए उसमें। तो मेरा सवाल ये है, यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मतलब लोग एक पैटर्न है, जैसे कि कलर्स हो, कॉम्पोजिशंस हो, उसमें जाते हैं। whereas आपने फॉर्म्स को चुना, कलर्स और एक फ्लैट कॉम्पोजिशंस को छोड़ के आपने अलग अलग फॉर्म्स को कंपोज करने को चुना। तो ये कैसा? अ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक प्रकृति के बीच, और या बनारस जैसा एक छोटा शहर, और बनारस सब जानते हैं कि एक बहुत ही पुराना शहर है। वहाँ बहुत कुछ होने के बाद भी हम्म। लोग बहुत ही सरल हैं। आप जो घरों में जो लोग रहते हैं, वो बहुत ही सरल हैं, हम्म। और बड़ा ही सेटिस्फाई हैं। उनको गंगा में जाके नहा लेना, वहाँ आना, मंदिरों में जाके पूजा कर लेना, बैठ के गप्पे लड़ाना, वहाँ के जो कहानियां हैं,
वहाँ के जो परंपराएं हैं, वो सारी चीजें आप समझिए कि वो सारी चीजें, वो सरलताएं मेरे अंदर भी वो बरकरार है। और उन ये जो आप जो बहुत ही सरल आकार जो देख रहे हैं, वो एक तरह से वहां पे जो हमने जीवन जिया है उसको ट्रांसलेट करता है, उसको अनुवादित कर हो जाता है चित्रों में। आप ऐसे समझिए कि मेरे जो चित्र हैं, एक बच्चे की रंगीन दुनिया है जो बहुत ही गांव में, एक छोटे शहर में, एक ऐसे शहर में जहां काफी सरलताएं हैं, उनकी उसकी अपनी ही कहानियां हैं, लोग उनकी अपनी दिनचर्याएं हैं। वो सरलता किसी न किसी रूप में, आकारों के माध्यम में, सरल रेखाओं के माध्यम में वो आते हैं। बाकी हमने जो गाँव में जो देखा है, जो चित्र देखे हैं, उसका प्रभाव तो है ही है। तो और कोई चीज बन करके आकार जब ले लेता है तो उसकी जो खुशी मिलती है, वही हमारे चित्रों का मेन रूप है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं इसलिए पूछा क्योंकि यूजुअली 2 से 6 साल के बच्चे में जो 3 चीजें होती है, एक मासूमियत, दैट इज इनोसेंस होती है, सिंप्लिसिटी होती है, सरलता होती है, और ईमानदार होती है, ऑनेस्टी। सो समथिंग इज विच इज सिंपल, विच इज इनोसेंट, विच इज ऑनेस्ट, वो जो फॉर्म्स बनते हैं या उसकी जो रेखा कलर्स होते हैं या लाइंस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो रियल एब्स्ट्रैक्ट तक छूने की एक बहुत प्रयास है उसमें। सही कह रहे हैं। नहीं तो यूजुअली कैसा होता है, मैं एब्स्ट्रैक्ट्स को देखता हूं तो काफी लोग स्पेस को एंड कलर्स के साथ खेलते हैं, टेक्सचर्स के साथ खेलते हैं, मानो कि जैसे कि एक डेकोरेटिव इंप्रेशन देना चाहते हैं, या तो एक बहुत सारा एक एक रिप्रेजेंटेशन, नेचर हो या लाइफ को रिप्रेजेंटेशन की जो एक फीलिंग देना चाहते हैं। वेरएज आपकी कलाकृति में कलर्स हो या कलर्स की जो तोड़ है उसकी, वो सेकेंडरी आता है। पहला आता है कि वो मासूम फॉर्म्स, आपकी पेंटिंग्स, दैट इनोसेंट फॉर्म्स इज द फर्स्ट वन। एंड आप इस उम्र में भी उसको उसकी मासूमियत या उसकी खूबसूरती बरकरार रख पाए उसमें, वो एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट है। जैसे कि वो पंछी हो, मैं आपके पीछे देखता हूँ, वो फॉर्म्स हो, वो फूल हो, बड़े उस उम्र की एक खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है लाइफ की इसमें। तो दूसरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ, मुझे हमेशा कुतूहल रहती है, क्यूरियोसिटी, कि आपकी फॉर्म्स जो है वो बड़ी मासूम फॉर्म्स है, वेराज आपकी कलर्स जो है वो उसमें प्रकृति की मैच्योरिटी है। मतलब आप अपने कलर्स देखिए, बहुत सटल है, बहुत बहुत उसमें ऐसा लगता है कि अलग अलग मौसम के रंग ये है उसकी। तो एक तरफ से आपकी फॉर्म्स में वो बच्चों की मासूमियत है, वेराज आपके रंगों में वो प्रकृति की मैच्योरिटी है। ये दो चीज आप कैसे मिला पाते हैं, उसको कैसा कंपोज कर पाते हैं उसको, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, आप जो चीज आपसे छूट जाता है उसे आप हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। तो मेरा गांव, मेरा शहर तो बहुत पहले छूट गया, तो वो मेरे जहन से, मेरा बचपन मेरे जहन से नहीं निकलता। एक तो बात वो है, वो हमेशा ही मुझे अपने तरफ खींचता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आर्ट कॉलेज गया, वहाँ एकेडमिक एजुकेशन लिया, फिर शहर आया, और अब तक के जीवन में मैंने बहुत सारे काम किए और काम देखे, बहुत लोगों से प्रभावित भी हुआ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के काम देखे, बड़े आर्टिस्टों के, बाहर के हों
चाहे मेरे देश के हों। वैसे बहुत ज्यादा मैं उतना ज्यादा तो नहीं देखता, लेकिन फिर भी चाहे अनचाहे तो आप जब रहेंगे दिल्ली जैसे जगह में तो आपको चित्र देखने को मिलेंगे। सही बात है। तो मैं मेरे ज़हन में शायद मेरे किसी टीचर ने या किसी मुझे याद ने कहा था कि सबसे जो बड़ी बात है, या मैं महसूस करता हूँ कि आप बहुत कुछ जानने के बाद उसको भूल भूल जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। सीखना, जो लर्न के बाद अनलर्न करना, चीजों को सीखने के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप बहुत कुछ सीखने के बाद फिर वो उस चीज को भुला करके आप जब काम करने लगते हैं, खासतौर से फाइन आर्ट्स के लिए मैं कह रहा हूं कि पहले सीखना और फिर वो सीखे हुए चीजों को भूलना, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है उसको तोड़ कि के आगे जाना। उसको भूल करके, उसको तोड़ करके हम कैसे आगे जाए। तो उसको हमने हमेशा ख्याल रखा है, और ये ऐसा कोई कि बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है मेरे साथ। और साथ में आपने जो कलर की मैच्योरिटी की बात की, आपका धन्यवाद, आपको मैच्योर मेरा कलर प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा था कि जैसा कि कह रहा था कि लर्न और उसके बाद फिर अनलर्न। नहीं, आप रंगों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, रंगों के बारे में जो है वो है कि मैंने शिक्षा भी तो ली है, 7 साल 8 साल मैंने मास्टर किया है। तो लेकिन लेकिन आप देखें कि मेरे जो रंग है वो अर्थ कलर से ज्यादा जुड़े हुए हैं। सही बात। और ब्राइट होने के साथ, क्योंकि हमने प्रकृति में बहुत ब्राइटनेस देखे हैं, लेकिन ब्राइट के साथ साथ में आप देखेंगे उसको बड़ा ही कंट्रोल, बड़ा सटल सा है, जो कि प्रकृति अपने आप में बड़ा संतुलित है। तो वो चीज आते हैं मेरे, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और एजुकेशन जो है वो मेरे पेंटिंग में स्पेस को लेकर के मैं बहुत ध्यान देता हूं, जो मेरे एजुकेशन का हिस्सा है, जो मैंने सीखा है कि जो खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस पे मैं बहुत ध्यान देता हूं। आकार तो मैं बहुत स्पॉन्टेनियस करता हूं, लेकिन उस खाली स्पेस को मैं बहुत ही ख्याल रखता हूं, उस खाली स्पेस का। बहुत सुंदर दादा। स्पेस एलिमेंट पे तो आऊंगा मैं बाद में इसमें, क्योंकि मुझे ये सवाल इसलिए मुझे हमेशा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि आप बेसिकली बनारस से आते हैं। मैंने देखा कि चाहे वो आई मीन काफी सारे लोग बनारस से बड़े प्रभावित है, वो लैंडस्केप में, वो नदी तट, वो इस पे, वो धार्मिक जीवन पे, या बेसिकली वो जो 80 घाट की जो उसके बारे में पेंटिंग्स ज्यादातर से करते हैं। ऐसा आप वहीं पे पले बड़े, पूरा माहौल बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक रहा, लेकिन आपके कलाकृति में वो धार्मिक आध्यात्मिक उसका छाप या उसका छवि कहीं पे भी नहीं दिखता, लेकिन एक जिंदगी की मासूमियत जो होती है वहां से वो उसको प्रेजेंट करता है। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि यार बनारस में गंगा तट पे रह के आपको कभी उस चीज की इन्फ्लुएंस नहीं हुई, आपको जिंदगी की मासूमियत इतनी छू गई क्या? हाउ इज दैट? कैसा लगा उसमें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं माफ कीजिए, उसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि काफी सारे मतलब बहुत सारे लोग जो वो 80 घाट का पेंटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा बिकता है वो नहीं, मैंने हाँ कह लीजिए, हाँ बोलिए। एंड लेकिन वहाँ की काफी सारे खूबसूरत लैंडस्केप्स भी हैं जो है, लेकिन यूजुअली वो रिप्रेजेंटेशन पे बहुत इसमें एक करते हैं जो फोटोग्राफी से आती है, क्योंकि बनारस फोटोग्राफी के लिए एक बहुत सुंदर जगह है। सही बात, सही कह रहे हैं। लेकिन आप वो चीज आपको टच नहीं हुई, आपकी आर्ट में टच नहीं हुई, वेरएज़ आप जिंदगी की मासूमियत, अपने आप को देखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना आपकी वहां से, तो ये
कभी टच नहीं हुई, आप कैसे इसको उसको बिना टच किए हुए रहे इसको? मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बनारस के हैं तो बनारस का विजुअल क्यों नहीं आता। करेक्ट। आप मैं कहूंगा कि मेरे चित्रों में आता है, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं कि हम अगर बनारस के हैं तो मैं गंगा घाट क्यों नहीं बनाता है, हम्म। मंदिर क्यों नहीं बनाता है, हनुमान जी क्यों नहीं बनाता। मैं उन्हीं चीजों के बीच पला बड़ा हूं। हम्म। लेकिन और ऐसा नहीं कि मैंने बनारस घाट नहीं बनाए, मैंने बहुत फोटोग्राफी की है। फोटोग्राफी मेरा बहुत अच्छा, मैंने बहुत रुझान रहा है। मैं स्टूडेंट लाइफ से ही काफी एसएलआर हमने कैमरे यूज किए, तो फोटोग्राफी की है। लेकिन पेंटिंग में मैं, हम्म। क्योंकि बहुत लोगों को आसपास मैंने बनाते हुए देखा, मेरे टीचरों को भी देखा, बहुत सारे हम्म। स्टूडेंट मेरे सीनियर बनाते थे, तो चित्र बनाने के लिए वो देखने तक तो मुझे ठीक लगता था, लेकिन चित्रों को बनाना से घाट को और बनाने से ज्यादा मुझे ज्यादा प्रभावित करता था कि जो लोग घाट पे जा करके, जो नहा करके जो फीलिंग ले रहे हैं, हम्म। वो इंसान रोज आता। मैं अपनी माँ को देखता कि वो रोज जाती थी। ऐसा हम्म। ऐसा क्या उनको मिलता था कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो गंगा एक बार जरूर जाना। बहुत ही रेयरी वो नागा करती थी, लेकिन वो ज्यादातर वो गंगा घाट तक जाती थी। कि मेरा घर बहुत गंगा के आसपास ही था, मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर नजदीक ही था। हम्म। तो मैं हमेशा सोचता था कि उनको वहां क्या मिलता है। निश्चित ही वो विजुअल देखने और घाट देखने या छतरी देखने तो नहीं जाती थी। सही बात। उनके अंदर वो जरूर एक ऐसा महसूस करती थी, वो एक आनंद महसूस करती थी, जिसे वो जिसके लिए वो जाती थी। तो और सिर्फ वही नहीं, वहां के लोगों का जीवन, जैसा कि मैंने बताया कि आम लोगों की तरह वहां बहुत कुछ होता, पॉलिटिक्स भी है, बहुत कुछ है, एक कल्चरल क्षेत्र है, लेकिन घरों में एक इतनी सरलता भी है, इतना सिंपलिसिटी है लोगों में, वो मुझे ज्यादा प्रभावित करता था। और सब कुछ मिला करके गांव का जो मेरा एक चाइल्डहुड मेमोरी जिसको कहते हैं, है ना, हम्म। और बचपन बचपन बनाए रखने की जो एक चाहत थी, वो, हम्म। और बनारस की सिंपलिसिटी, वहाँ का अनुभव, वो मिला करके मेरे चित्रों में आया। और मैं घाट और वो कभी नहीं बनाया अपने चित्रों में। नहीं, वो बहुत सही है, क्योंकि वो जो घाट की या जो लैंडस्केप जो ये है, वो बनारस की जो स्केप है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो फोटोग्राफी के लिए बेहतर सब्जेक्ट है रादर देन आर्ट के लिए। आर्ट में उसमें देखना है तो मुझे ख्याल से उसकी एब्स्ट्रक्शन पे जाना बहुत ये रहेगा। एनीवे। जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि लोगों ने बहुत काम किए थे वो अ, एक लैंडस्केप बनाने के लिए, वो ठीक है, लेकिन मैं वहीं तक सीमित नहीं रहना चाह रहा सीमित था। नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सब चीज, सब कुछ मेरे चाहने से नहीं हुआ। कुछ चीज अपने आप शायद मुझे अपने अंदर से प्रेरित करती थी इन चीजों को करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दादा, कमिंग बैक टू योर पेंटिंग्स, आपकी कलाकृति में हम्म। अगर जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मेरी सबसे फर्स्ट नजर जाती है आपकी कलाकृति में, द मेन एस्पेक्ट है लाइंस की। जैसे लाइंस आप खींचते हैं, मतलब इतने मोटे मोटे लाइंस है, उसको आप अपने कैनवस को पहले लाइन से तोड़ते हैं, एंड लाइंस की जो एक क्या बोलते हैं, उसकी जो एक मस्ती है, उसकी जो एक लहर है, उसकी जो एक खेल है, उससे आकार बनती है। आप बेसिकली आकार बनने के लिए नहीं जाता है, आप वो लाइंस, रेखाओं की एक अपनी एक मस्ती है, अपनी एक खेल है, जैसे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं।
आप मेरे ख्याल से उसको वो रेखाओं के एक बार गिर जाने के बाद फिर आप उसमें उसको थोड़ा कवर करके आकार देते हैं, उसमें रंग देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको कैसा लगता है कि आपकी कलाकृति में आपको फॉर्म्स पहले दिखते हैं कि लाइंस की रेखा कैसे दिखते हैं आपको? आप जब कलाकृति को व्यू करते हैं या शुरुआत करते हैं तो कौन सी वो पहली चीज है जो आपके दिमाग में आता है, लाइंस या फॉर्म्स आता अ, आपने बहुत सही कहा कि मैं अगर तकनीकी रूप से कहें तो मैं कभी अपने चित्रों के लिए कोई लेआउट नहीं बनाता। है? मैं हमें मैं जो अपने चित्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी भी लेआउट कभी भी नहीं बनाया। मैं कैनवास पे रंग लगाना शुरू कर देता हूँ, हम्म। स्क्रैचेज भी करना शुरू कर देता हूँ, रंग लगाता हूँ, स्क्रैच करता हूँ। जैसा कि आपने कहा लाइन, तो लाइन पहले छोटी छोटी लाइनें लगती है स्क्रैच के रूप में। उसके बाद एक दो लेयर रंगों से खेलने के बाद हम्म। आ, मैं एकदम निराकार रूप से रंगों से खेलता हूँ, पूरा हम्म। रंग लगाता हूँ, स्क्रैचेज उसमें लगाता जाता हूँ। उसके बाद मुझे उसमें आकार दिखने लगते हैं और फिर हम्म। मैं लाइनें लगाना शुरू करता हूँ। ये जो गाढ़ी मोटी पतली जो आकार है, ये यही मेरे अंदर का अनुभव है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि आप आप ऐसे समझिए कि एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि जैसे लास्ट कोविड का जो पीरियड था, मैं हम्म। कभी भी कोई सब्जेक्ट को लेकर के चित्र आप में देखेंगे कि कोई सब्जेक्ट या कोई कंटेम्प्रेरी ऐसा कोई विषय लेकर के मैं कभी चित्र नहीं बनाता। मैं हम्म। कैनवास लेता हूँ, आकार मुझे जो दिखते हैं वो करते जाता हूँ। कभी कभी उसमें रिपीट भी होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे नए आकार भी आ जाते हैं। तो और वो एक पूरा स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया है। हम्म। लेकिन मैंने खुद ही अनुभव किया कि ये जो कोविड का पीरियड आया था और इतने सारे कुछ हो रहे थे न्यूज के माध्यम से, हम आपस में बातें करते थे, बड़ा ही डिस्टर्बिंग माहौल था। तो हम्म। मैंने देखा कि मेरे उस समय कुछ चित्र ऐसे थे, मैं उस समय पेपर पे काम कर रहा था क्योंकि मटेरियल थे नहीं, कैनवस हम्म। वगैरह नहीं, तो मेरे पास काफी पहले के पेपर थे, पेपरों पे काम किया। और मैंने ये देखा, अनुभव किया कि वो जो हम्म। मेरी लाइनें हैं, वो जो गाढ़ी काली लाइनें हैं, वो हम्म। काफी डिस्टर्बिंग आ रही है। हम्म। वो काफी वो कंप्लीट जब मैंने चित्र किया तो मैं खुद ही आश्चर्यचकित रहा कि ये कैसे हुआ। और वो लाइनें, पूरी लाइनें बहुत ही डिस्टर्ब देख के लगता था, बड़ा ही बेचैनी थी उन लाइनों में। हम्म। तो इस तरह का प्रभाव निश्चित ही आता होगा कि हम किस समय किस मेंटल स्टेटस में है, क्या हमारा माइंडसेट है, तो जरूर उन चित्रों में आता होगा। और वही लाइनों के माध्यम से ही आता है। और जिस समय जैसा अभी अभी जो चित्र कर रहा हूँ, फिर जैसे इतने दिनों के बाद एज यूजुअल हो गया है, तो मैं फिर वैसे स्पॉन्टेनियस अपना काम किए जा रहा या नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपके कैनवास पे जो लाइंस का खेल है उसको देख के जो फीलिंग आता है ना, बड़ा सुकून सा फीलिंग आता है, जैसे बच्चे आंगन में खेल रहे हो ना उसमें, मतलब तब द टाइम की वो जो एक सुकून का फीलिंग है, बड़ा शांति का फीलिंग है। एंड ऐसा लगता है कि हम जिंदगी एंड कोई भी उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर इंसान को अपनी जो बचपन की मासूमियत या सहजता है उसके साथ लगा, हम बड़े हो गए लेकिन वो मासूमियत वो सहजता हमारे पास रहे, हम मिस करते हैं उसको, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम उतना मासूम नहीं रह पाते हैं। हूँ। सही हम बात है। हम उतना सहजता बरकरार नहीं रख पाते हैं, हम उतना ईमानदार नहीं रह पाते हैं। लेकिन आपने अपना पेंटिंग में ये तीन चीजों को जो बरकरार किया, वो हमेशा हमको हमारी ये तीन चीजों के साथ जुड़ाव देती है।
तो बहुत मजेदार होता है उससे। एंड मुझे लगता है कि उससे बहुत प्रभावित होता है उसमें। लेकिन इसके साथ साथ आपके पेंटिंग के साथ साथ आपके फोटोग्राफी और प्रिंट मेकिंग में भी बड़ा रुझान है, मैंने देखा। एंड फोटोग्राफी जो है ये एक इसका एक क्या बोलते हैं, इसकी ताकत एक अलग है, पेंटिंग की ताकत अलग है। जैसे कि फोटोग्राफी कोई भी सब्जेक्ट को अरेस्ट करता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, वेराज पेंटिंग उसी सब्जेक्ट को आजाद कर देता है। वो सही दो, बात। दे आर टू डिफरेंट वन ऐसा। तो आप जब कैमरा लेके जब बनारस की गलियां में जाते थे तब इमेजेस को आप कैप्चर करते थे, उस क्षण को, उस पल को, उस अनुभव को आप अरेस्ट करना, समेटना चाहते थे। वेराज आप जब पेंटिंग करते हैं आप अपने अनुभव को आजाद कर देते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम चीज की अनुभव आपकी कैसी रही, आप कैसे करते हैं? मैं आपको बताऊं कि शुरू से ही जब मैं कॉलेज के जमाने में ही मैंने कैमरा लिया, और घाट पे जाना तो एक आदत सी है। वहां के हम्म। रहने वालों का घाट पे जाना एक आदत है। वो नहीं जाएंगे तो लगेगा कि उनका खाना नहीं हजम हो रहा, तो जाएंगे ही एक बार। वो दिन ही तो खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो दिन नहीं खत्म होता। तो लेकिन जब आर्ट कॉलेज में जाते हैं तो वो और भी जरूरी हो जाता है। ग्रुप बना के भी जा रहे हैं कि हम्म। चलो मॉर्निंग मॉर्निंग में, सुबह जाड़ों के धूप में जो एकदम क्रिस्टल क्लियर लाइट जब पड़ती थी तो उसको तो हम लोग फोटोग्राफी के लिए जाते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि उस समय भी जब हम, मेरे साथी, एक अच्छा सा सीन और एक छतरी पे या लोग नहा रहे हैं या अपनी दिनचर्या कुछ भी, नाव जा रही है, उसके जब चित्र खींचते थे मैं भी उन्हीं को खींचता था। लेकिन मुझे याद है कि मैं उस समय भी उसके अलावा मैं ये देखता था लाइटिंग कैसी पड़ रही, लाइट कैसी पड़ रही है। तो मैं, मेरे लिए उससे ज्यादा कोई भी एक चित्र है, मैं अगेंस्ट लाइट में ज्यादातर फोटोग्राफी करता था कि ज्यादातर छूट जाती थी, बहुत कम लाइट उन ऑब्जेक्ट पे, जिन ऑब्जेक्ट को ले रहा हूं उस पर पड़ रही है, मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश करता करता था। तो ये शुरू से ही आदत थी कि एक अच्छा चित्र बनाने के लिए और क्या हो सकता है, जो हमको दिख रहा है, एक अच्छा सा सीन दिख रहा है, उसको कैप्चर करने की बजाय उसको और कैसे लाइटों के माध्यम से एक अलग तरीके से क्या उस हम्म। चित्र को, उस शॉट को लिया जा सकता है। तो उस समय से ही हम इस तरह की फोटोग्राफी करते थे। बनस्पत की एक अच्छा सा सीन दिख रहा है और हम उसको शॉट ले लें। और शायद अभी भी मेरे अंदर वही चीज है कि हम जो आकार लेते हैं, बनाते हैं, तो आप सही आपने पकड़ा कि हम सरल आकारों को ज्यादा हमें अच्छा लगता है। कितनी सरलता से किसी भी चीज को, कितनी सरलता से रखी जा सके। शायद मैं अपने लाइफ में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, शायद ज्यादा सरल रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने नौकरी भी, मैं, मुझे रास नहीं आई। हम्म। शुरू में कॉलेज से आने के बाद सरवाइव करने के लिए मैंने कोशिश की थी। हम्म। लेकिन वो 10 से 5 जाके बैठ के काम करना है। अखबार में मैंने नौकरी किया था। हम्म। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जिस टेबल पर बैठता था उस पर जे स्वामीनाथन बैठा करते थे। क्या बात पेट्रियट नाम, हाँ, पेट्रियट नाम के नामक एक अखबार में मैंने नौकरी किया था। तो मुझसे पहले उसी टेबल पे जे स्वामीनाथन उसके एडिटर थे, वो वहां बैठा करते थे। है। तो और वहीं पे मैंने पीएन मागो से मिला। वो लोग अपना आर्टिकल देने आया करते थे, पीएन हम्म। मागो, सुनील चोपड़ा। तो इस तरह के लोगों से मैंने, लेकिन मुझे वो 10 से 5 तक रास नहीं आया। हम्म। तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, जितना भी सरल तरीके से जीवन जी जाए, या पेंटिंग ही कितनी सरलता से बनाई जा सके, वही आनंद देता है। बहुत सही। क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है आर्ट की। कला की तो बहुत सारे डेफिनेशन, लेकिन एक डेफिनेशन जो मुझे बहुत छू गई इज
उसमें ऐसे कहते सिंपल, मास्टरिंग सिंप्लिसिटी इज आर्ट, मास्टरिंग कॉम्प्लेक्सिटी इज साइंस। हाँ। मतलब सहजता को, सिंप्लिसिटी को हम कितना अनुभूति में ला सकते हैं, हम कितना हमारी सोच में ला सकते हैं, उतनी उसकी परिपक्वता बनती जाती है। एंड वो कला है। तो आर्ट इज नॉट टू मेक वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एंड ऑल, उसको कितना सरल और सहज बना सकते हैं उसमें। तो वो एनीवे खैर, लेकिन ये फोटोग्राफी के अलावा आपको प्रिंट मेकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। मैंने देखा आपके आजकल प्रिंट मेकिंग के साथ भी आप बहुत खेल रहे हैं इसमें। वहां पे कैसे, क्योंकि प्रिंट मेकिंग एक ऐसी चीज है, एक बार जिसको उसका चस्का लग गया वो आसानी से छूटता नहीं है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं। प्रिंट मेकिंग बहुत ही मजेदार है, इट इज हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड उसको बहुत मजा आता है उसके साथ खेलने के लिए। एंड मैं स्पेशली वो कलाकार जिसकी लाइंस की रेखा हो, जो लाइंस में बहुत खेलता हो, उसको उसको प्रिंट मेकिंग में बहुत मजा आएगा। तो आपका अनुभव कैसा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा ही मजेदार वाकया है। मैं बेसिकली प्रिंट मेकर नहीं हूँ, हम्म। लेकिन और मैंने प्रिंट पहले कभी किया भी नहीं। कॉलेज के समय में जो है ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता, उस समय हमने किया था। दीपक हम्म। बनर्जी सर हमारे टीचर थे, हम्म। और नाराज ही रहते थे क्योंकि मैं उनकी क्लास में कम ही जाता था। हम्म। लेकिन पेंटिंग करते करते मैं आपको बताऊं कि इसका मैं क्रेडिट एक आर्टिस्ट, हैदराबाद का एक यंग आर्टिस्ट है, चिपा सुधाकर, बड़ौदा आर्ट कॉलेज से पढ़े हुए हैं। हम्म। उन्होंने जब मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि आपको प्रिंट मेकिंग करनी चाहिए, आपके हम्म। कामों में बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज है प्रिंट मेकिंग की। हम्म। और तो मुझे सुन के अच्छा लगा, और मैं भी कुछ ऐसा महसूस कर रहा था। तो कुछ ऐसा मौका आया कि हम प्रिंट मेकिंग करने को मिला। हम्म। और जब मैंने प्रिंट मेकिंग किया, मुझे वो मैजिक जैसा लगा। हम्म। एक जादुई एहसास प्रिंट मेकिंग करते समय। अब मैं काफी करता हूँ प्रिंट हम्म। मेकिंग, जब भी हम्म। मौका मिल जाता है। मैं अपने स्टूडियो में भी हालांकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे यहाँ नहीं है, बड़े प्रेस नहीं है, मगर छोटे छोटे भी काम। और आजकल स्टूडियो हैं, दोस्तों के स्टूडियो, वहां जाके कर लेता हूँ। मगर हम्म। प्रिंट मेकिंग इतना अच्छा लगता है मुझे, सच पूछे तो एकदम लगता है, एकदम मैजिक जैसा लगता है कि जो प्रिंट निकालते हैं तो इतनी खुशी होती है देख करके। तो हम्म। अब तो मुझे जब भी मौका मिल जाता है तो मैं प्रिंट मेकिंग कर लेता हूँ। क्या बात है। वुड कट भी कर लेता हूँ, एचिंग भी कर लेता हूँ। हम्म। बहुत खूबसूरत। क्योंकि आप तो काफी मीडियम के साथ खेलते हैं, जैसे कि पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, प्रिंट मेकिंग हो। तो एक ही अनुभव को अलग अलग मीडियम में जब देखते हैं, तो उसकी आउटपुट देख के आपको क्या लगता है दादा? अ, हर चीज का निचोड़ तो खुशी होती है, सच पूछिए तो। एक हम्म। जो खुशी का एहसास होता है वो चित्र बना के भी लगता है। एक अच्छी फोटोग्राफ, एक अच्छा शॉट लेने के बाद वही आनंद होता है जब हम इमेज को देखते हैं। और आजकल तो बड़ा अच्छा है कि हम डिजिटल जो डीएसएलआर है उसको तुरंत इमेज हम देख पाते हैं। पहले हमारे समय में तो हमने तो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से किया था कि शूट करने के बाद फिर डार्क रूम में जा करके और और डेवलप। इनलार्जर पे, हाँ, डेवलप करके इनलार्जर पे फिर उसको कंपोज करते थे। तो वो एक अलग प्रक्रिया था, उसका अलग एक आनंद था। तो तो कहने का मतलब एक अच्छा काम होता है तो उसको लिए जो सबसे बड़ी खुशी का जो एहसास होता है, वही, चाहे हम फोटोग्राफी करें, चाहे एक अच्छा चित्र बनाएं, चाहे एक बढ़िया सा प्रिंट निकल के आए, तो अ, सबके मूल में तो आनंद ही है। सर मेरे लिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि खुशी मिलना, अ, चाहे बचपन में हम कोई एक छोटा सा चित्र बना लें तो खुशी होती थी, या किसी रिचुअल में जा करके और लोग मुझसे चित्र बनवा लेते थे और जब तारीफ करते थे तो लगता था कि इससे अ, अच्छा तो कुछ है ही नहीं है गिफ्ट। सही बात, सही बात। आप
बनारस में पले बड़े, आप वहाँ पैदाइश, आप वहाँ पैदा हुए, पले बड़े, शिक्षण एजुकेशन सब हुआ। बनारस एक ऐसी शहर है जहाँ पे जीवन बड़ा सरल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वहाँ पे ज्यादा ड्रामा नहीं होता है, वहाँ पे वेरी सिंपल। वहां से सीधा निकल के आप दिल्ली गए, जहाँ पे पूरे बहुत ड्रामा ही ड्रामा है, जिंदगी सरल। आई मीन तभी का तो छोड़ो, अभी अभी का मैं तो इतने सरल लाइफ से निकल के जब इतने कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में चले गए, इसमें पूरे इतने जीवन की अनुभव ये रही, बट फिर भी कलाकृति में उसकी वो कॉम्प्लेक्सिटी या वो उसकी जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, देयर वाज नो थ्रेट फॉर योर सिंप्लिसिटी, आपकी मासूमियत बरकरार रही इसमें। तो जब आप शुरुआती दौर में जब आप करते थे, तभी आपको इस मासूमियत को कभी धक्का नहीं पहुंचा? आपको लोगों ने नहीं कहा एक बोले ये क्या बना रहे हो, बच्चों वाली हरकत है, ऐसे फॉर्म्स का? मतलब शुरुआती में, अभी तो लेकिन शुरुआती में आपको कभी लगा नहीं ऐसा कि लोग भी आपको उस दिल्ली की कॉम्प्लेक्सिटी में लाना चाहते हैं, बोला मासूमियत इसको छोड़, ये क्या बोला? यहाँ की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लोग अप्रिसिएट ही करते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये चीजें तो हमारे छोटे शहरों में परिवार के लोग कहते थे कि ये तुम दिन भर क्या किया करते, कोई काम करते नहीं, ये सब क्या बनाया करते हो, उठपटांग चीजें करते हो, कोई काम का काम नहीं करते। बचपन में मैंने बहुत डांट खाई है। और यहाँ तक कि कॉलेज कॉलेज भी मैं काफी लड़ झगड़ के गया था। लोग नहीं चाहते थे कि मैं आर्ट कॉलेज जाऊं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था आर्ट कॉलेज क्या होता है। उनको एक ही चिंता था कि वहां करेगा, हाँ, ये जिएगा कैसे। उनको तो मेन था कि उससे कमाएगा कैसे। और मेरा मकसद सिर्फ था कि कोई मुझे एक अच्छा चित्र बनाना सिखा दे, क्योंकि उसी के लिए पहले मैं लोकल आर्टिस्टों के पास भटकता था। वहां से लोगों ने कहा कि नहीं, आर्ट कॉलेज जाओगे तो वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट तुमको पढ़ाएंगे। तो फिर वो लालच हुआ कि नहीं, वहां जाऊंगा तो मुझे अच्छा चित्र बनाने के लिए कोई मुझे बताएगा। तो एक अच्छा चित्र बनाना की जो एक एक हवस थी कि हमको कोई बढ़िया चित्र बनाना बता दे। और बढ़िया क्या था ये खुद भी मुझे नहीं पता कि बढ़िया एक्चुअली होता क्या है। लेकिन उसकी एक तलाश थी कि कोई अच्छा चित्र बनाना बता दे। इसीलिए मैं आर्ट कॉलेज गया। वहां से निकल के वहां भी बनारस भी नहीं रहा, दिल्ली आया कि नहीं, अच्छा चित्र कैसे बनेगा। हम दिल्ली जाएंगे तो वहां और भी बहुत आर्टिस्ट हैं, उनका काम देखेंगे। क्योंकि आर्ट कॉलेज पढ़ते पढ़ते हमको पता चल गया था कि दिल्ली में एक बड़ा शहर है, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट रहते हैं। तो एक अच्छा चित्र बनाने के लिए ही वहां से, बनारस से मैं दिल्ली आया कि वहां काम करने का मौका मिलेगा, मैं और भी अच्छा चित्र बना पाऊंगा। और कभी किसी ने नहीं कहा कि नहीं, दिल्ली आकर के तो हरगिज नहीं कहा। लोग अप्रिसिएट ही करते रहे। और मेरे सरल लाइनों को या आकारों को मुंह पीछे कोई, मुझे नहीं लगता अगर मेरे पीछे कोई कुछ कहता होगा। मेरे सामने किसी ने नहीं कहा, अप्रिसिएट ही किया। नहीं, मतलब मैं ऐसा यूजुअली ऐसा क्या बोलते हैं, आपकी मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपकी एब्स्ट्रैक्शन में वो यूजुअल कॉमन थिंग नहीं है। क्योंकि आप अभी आपके कॉम्पोजिशंस के बारे में मैं कुछ समझना चाहूंगा, इसलिए वो यूजुअल नहीं लगती, क्योंकि आपकी जो संयोजन है, कॉम्पोजिशन है, आपका लाइंस हुआ, इतने थिक लाइंस है, खेल है, वो आप उसको वो करते हैं, बड़े मासूम फॉर्म्स होते हैं। लेकिन आप जो संयोजन करते हैं, कंपोज करते हैं, बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड कंपोज होता है। आप कोई भी फॉर्म कहीं पे भी रख देते हो, बड़ा हिम्मत चाहिए उसको, क्योंकि कैनवस के बीचों बीच, ऊपर नीचे आगे पीछे किधर भी इतना मोटा जाड़ा लाइन आप खींच देते हो बिंदास ऐसा। तो बट एंड ऑफ द डे आप उसमें बहुत बैलेंस लाते हैं। जब पेंटिंग खत्म होती है तो आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपकी वो पीछे जो पेंटिंग है,
उसमें सर एक सर्कुलर या सेमी सर्कुलर का फॉर्म, इतने बड़े लाइन को आप कैनवस के बीचों बीच ऐसे एंगल फॉर्म में खड़ा करना उसमें इतना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि उसकी बैलेंस को लाना तो आपकी कॉम्पोजिशन की प्लानिंग कैसी होती है, क्योंकि आपके लाइंस तो बड़े मस्ती के साथ खेल रहे हैं, आपके कलर्स तो पहले ही डल चुकी है उसमें उसमें तो अपने कॉम्पोजिशंस के बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कैनवास पे बहुत ज्यादा सोच करके अगर मैं करूं, तो ऐसे सोचिए कि मैं बहुत ज्यादा काम करते वक्त बहुत ज्यादा नहीं सोचता, स्पॉन्टेनियस वो चलता रहता है। हाँ, फॉर्म मुझे ऐसे समझिए कि जब एक लाइन लगाते हैं तो वो लाइन ही मुझे गाइड करती है कि दूसरा लाइन लगाना है, फिर तीसरा लाइन लगाना है। जैसा कि आपको बताया था कि मैं कभी कोई प्लानिंग करके लेआउट नहीं करता। तो जब लेआउट नहीं करता तो इसका मतलब हम कंपोजिशन पहले से नहीं बनाते हैं। वो कैनवास पे ही एक लाइन दूसरे लाइन को गाइड करता है, एक कलर दूसरे कलर को गाइड करता है। तो कंटिन्यूअस चलता जाता है। और हो सकता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो मेरा थोड़ा एजुकेशन या अच्छे काम जो अपने सीनियर या बड़े आर्टिस्टों के मैंने देखे होंगे, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में होंगे, क्योंकि इतना लंबा जीवन जिया है, बहुत सारा काम देखा है, अच्छे काम को भी देखा है। तो वो सारे चीजें मिल करके कहीं ना कहीं मेरे अंदर, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में काम करती रहती हैं। लेकिन मैं जब काम करता हूँ, मैं आपको सच बताऊं कि बहुत ज्यादा सोच करके, मैं कोई प्लानिंग करके कैनवास पे काम नहीं करता। जैसा कि मैंने बताया कि कलर लगाता जाता हूँ। सबसे पहले कैनवास, प्लेन कैनवास लिया, उस पर रंग लगाया और रंग लगाते जाता हूँ। बहुत ही आप कभी देखेंगे, मैं आपको देखता हूँ वीडियो, अगर कुछ होगा तो भेजूंगा, कि मैं पागल की तरह रंग लगाता हूँ। और एक बार लगाने के बाद फिर सुखा करके फिर दोबारा लगाता हूँ। और उसके बाद फिर दूसरा लेयर खत्म होता, फिर अपने आप आकार दिखने लगते हैं, फिर मैं लाइनें लगाने लगता हूँ, फिर मोटी गाढ़ी गाढ़ी लाइनें। अच्छा, लाइन भी जो मैं लगाता हूँ वो एक बार नहीं लगाता हूँ। एक, आप देखेंगे ध्यान से तो एक बड़ा सा मोटा सा लाइन लगाया, फिर उसके ऊपर सफेद लाइन लगा दिया, या व्हाइट लाइन लगा तो उसके ऊपर फिर काली लाइन लगा दिया, फिर या फिर किसी और कलर का, तो लाइनें के ऊपर भी लाइन में लगाता जाता हूँ। तो इस तरह से वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो अपने आप बहुत कुछ सोच के नहीं, बहुत कुछ प्लान करके नहीं, कुछ हो सकता है कोई कुछ कोई और मुझसे करवा भी रहा है, कुछ ऐसा भी लोग कहते और हैं ना फिलोसफिकल की, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल आप नहीं करते, आप सब कुछ आप ही नहीं करते, कुछ कहीं और से भी कुछ होता है। तो बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है कि इस तरह से बहुत, वो कहते हैं ना कि बहुत खूबसूरत कलाकृति बन जाती है, उसको आप बन बना नहीं जाती है। सकते, हाँ, हम बना नहीं बनाते सकते। नहीं हैं। एकदम सही कि हम बनाते नहीं है, कभी कभी वो बनती भी है, अपने आप बनती है। तो बिल्कुल मेरे चित्रों में हो सकता है कुछ मैं बनाता हूँ, कुछ बन जाती है। बन जाती, बहुत सही, बहुत सही इसमें। अब, कोई विशेष अनुभव, कोई विशेष चीज जो आपने कलाकृति या अपने कला सफर या अपने फिलोसफी, अपनी सोच के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, हमको शेयर आ, करना चाहेंगे, जो मैं शायद पूछा नहीं, मगर या बता ये नहीं किया मैंने, उसको टच नहीं किया उस पॉइंट पे, लेकिन कोई चीज है जो आप कहना चाहेंगे। मैं ऐसे तो देखिए, बनारस से निकला, दिल्ली आया, फ्रीलांस 25 साल से कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव हुए हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, पर्टिकुलर कोई एक चीज का अभी ऐसा कुछ नहीं ध्यान आ रहा है, मगर मैं ये कहूंगा कि लोग मुझे बहुत अच्छे मिले, हम्म हमेशा मुझे अच्छे दोस्त मिले। और जिन्होंने एक क्रिटिक की तरह, कुछ ऐसे दोस्त भी मिले, मैं उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने क्रिटिक की तरह भी मेरे काम को देखा, और कमियों को जब बताया, तो मैंने उसे बहुत खुले दिल से
उस कमियों उनके बातों को स्वागत किया और फिर उस तरह से तो जो आपको जो आपके जो काम का थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं तो उनका भी बड़ा योगदान होता है आपके जीवन में। तो इस तरह से बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत काम किया और अभी ये लगता है कि बहुत कुछ बाकी है, मैंने बहुत कुछ नहीं किया है। ऐसा मुझे हमेशा फीलिंग होता है कि जितना करना चाहिए मैं उतना नहीं किया। मैं और करना चाहता हूँ काम। बहुत खूब दादा। सही सही में आपकी कलाकृति में एक बहुत सुंदर बैलेंस है उसका। आप इतने लाइंस के साथ खेलते हैं, फॉर्म्स के साथ खेलते हैं, जैसे मानो कि जो मिस्चीवस चाइल्ड होता है ना, एक मस्ती भरा बच्चा अगर कैसा रहेगा, वो एक जगह पे ऐसा है, उसका नियंत्रित सोच, वो अगला पल कहाँ घूमेगा पता नहीं ऐसा। लेकिन एंड ऑफ द डे एक बहुत सुकून महसूस होती है जब बच्चा ऐसा होता है। तो उसी तरह आपकी कलाकृति, आपकी लाइंस, आपकी फॉर्म्स जो है वो बहुत सहज, उसकी सहजता, उसकी मासूमियत और उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है वो बहुत खूबसूरत उसको आप सजाते हैं कैनवस पर, एंड हम उसके साथ जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ यार, मेरी कोई जिंदगी का हिस्सा है वो। आई थिंक वो आप जब टच कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस की कामयाबी है वो। हम किसी के इसमें बहुत सुंदर दादा, इसमें मैंने इसमें आप आए, आपका अनुभूति, आपकी जो सोच विचार आपने प्रेजेंट किया यहाँ पे सबके साथ शेयर किया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बसंत भाई, धन्यवाद। Friends, I believe that you enjoyed this discussion. Do like, share, comment, and subscribe Art TV, and let us know what you think about this. And संतोष वर्मा जी, बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मुलाकात करेंगे अगले डिस्कशन में। थैंक यू।